इस प्रोडक्ट के लाभ का एक अंश अन्य विद्यालय में जाता है, डिसेबल को जाता है, विडोज को जाता है और सीनियर सिटीजन को जाता है। पटका पहना करके भी स्वागत करें, वो हमारी पहचान है। तेरा जोरदार ताली बजाएं। सभी को नमस्कार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आने में थोड़ा समय लगेगा, कार्यालय में है, तो लगभग 6 बजे के आसपास वो हमारे बीच में आएंगे। कार्यक्रम के विषय में हम सब कार्यकर्ताओं को, सभी सीनियर लोग हैं, बहुत लंबे समय भारतीय जनता पार्टी में हम सब ने काम किया है, तो उस विषय में थोड़ा जानकारी होगी कि अभी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने लंबे समय काम किया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी लोकसभाओं में, सभी विधानसभा में एक क्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहल पर शुरू हुआ है कि सभी जगह पर ऐसे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ एक अनौपचारिक बैठक हो। उसी क्रम में अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि आज दिल्ली में भी, उन्होंने भी काफी लंबे समय दिल्ली में काम किया है, तो माननीय ओपी बब्बर जी मिलने गए थे, तो उनके आग्रह पर उन्होंने आज के ऐसे दिल्ली के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक अनौपचारिक मिलन का कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी आएंगे तो हम सब लोग अध्यक्ष जी की चर्चा करेंगे, तो जिन मुद्दों पर आपका भी बहुत कार्यकर्ताओं का उनका व्यक्तिगत परिचय है, तो आज का कार्यक्रम कोई बहुत ज्यादा औपचारिक नहीं है, एक अनौपचारिक चर्चा का ही कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी भी आकर के कुछ विषय की जानकारी हम सबके सामने रखेंगे, तो मुझे तो कुछ और कहना नहीं है, केवल आज के कार्यक्रम में मुझे अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप ही रहिए, तो मैं इसलिए आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मेरा पुराना परिचय है। विद्यार्थी परिषद में काम करते समय मैं दिल्ली में लगभग 8-9 साल, यहाँ 2013 तक, यानी 6-7 से लेकर 13 तक विद्यार्थी परिषद के काम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री, फिर बाद में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री करके दिल्ली में मेरा केंद्र रहा है। तो बहुत सारे हमारे सुभाष जी, सत्यवाद जी, ओपी बब्बर जी, सब लोगों से उस समय काफी मिलना जुलना टूसू चुनाव के कारण से होता था, तो काफी लोगों से परिचय है। तो मुझे तो इस विषय में कुछ कहना नहीं, आप लोगों को चर्चा करनी हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो वो अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ही चर्चा करेंगे। इस प्रोडक्ट के लाभ का एक अंश अन्य विद्यालय में जाता है, डिसेबल को जाता है, विडोज को जाता है और सीनियर सिटीजन को जाता है। आजकल विधानसभाओं के स्तर पर हो रहा है, तो हम में से कई लोगों से तो परिचय शायद हो भी चुका हो। तो हमारी जानकारी में ये आया कि पवन जी पहले हिमाचल में काफी समय तक संगठन मंत्री रहे, अब दिल्ली आए हैं। मेरे निवास पर आए थे जब जिले का प्रवास किया था, तो मैं थोड़ा, हालांकि अपनी आदत से हटके एक स्वागत सा किया, तो पवन जी कहने लगे नहीं ये ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप दिल्ली में आए, आपका आना दिल्ली में हमारे लिए इतना शुभ हो कि 2024 तो हम जीतेंगे, लेकिन इस बार 2025 भी आपकी छत्र छाया में हम जीते, इसके लिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। अब मैं रामभद्र जी से निवेदन करूंगा कि पटका पहनाकर और शाल दे करके पवन जी का स्वागत करें। दिल्ली में आने का स्वागत आपकी 23
अप्रैल को अपनी दिल्ली के लिए घोषणा हुई थी। 29 को मैं आ गया था दिल्ली में, और दिल्ली में क्योंकि मेरे को पहाड़ में काम करने का आदत रही, वहीं पले बड़े हैं, वहीं प्रचारक रहा, वहीं बीजेपी में भी संगठन मंत्री रहने का मौका मिला, तो वहाँ की रूरल एरिया की वर्किंग और यहाँ अर्बन एरिया की वर्किंग में थोड़ा समझने के लिए तुरंत ही 7-8 दिन लगाकर हर जिले में जाकर और जिले के कार्यकर्ताओं से परिचय और कुछ काम बताने का शुरू कर दिया था। बीच में फिर मोदी जी के 9 साल एज प्राइम मिनिस्टर पूरे होने के बाद और ये 1 महीने का जो अभियान है, इसके लिए उस योजना प्लानिंग की सारी मीटिंग हुई। उसके दूसरे चरण में अभी हर जिला में जाकर और जिला केंद्र में बैठ के दिन की 3 बैठकें विधानसभा की, एक विधानसभा 10 बजे, दूसरी 2 बजे, तीसरी 5 बजे, ऐसा करके बैठक करना, परिचय करना। और परिचय तो बढ़ाना है, कुछ न कुछ काम हम साथ में दे ही देते हैं। ये इसलिए जल्दी कर लिया क्योंकि ऐसा मुझे लगता था कि जब मैं नया आया 3-4 दिन थोड़ा पार्टी ऑफिस में 14 पंत मार्ग पर जब हम बैठे, तो मेरा अभिनंदन स्वागत करने के लिए इतने लोग आने लगे कि मेरे को अपने ऊपर थोड़ा शक होने लग गया कि निर्माण की उसको सब जगह भेज के और एक बार सब जगह ठीक से व्यवस्थाएं देखो, ऐसा करके भी किया। मैं सोचता हूं कि मैं कितना रह पाऊंगा कितना नहीं प्रवास के दौरान, लेकिन उसके बाद जो कुछ विस्तारक वहां पर आएंगे तो उनके लिए थोड़ी व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी और कार्यालय में कुछ चीज़ें जो व्यवस्थित करनी चाहिए उससे वो थोड़ा ध्यान था, इस कारण से ये सब किया। दूसरा ये भी था कि मैं रोड पे जब निकलता हूँ तो मेरे साथ सहायक हैं, ड्राइवर हैं, उनको रास्ते पता हैं। बहुत ही गरीब है, उनमें जो है फ्री डी वाला मामला जो है वो बहुत इफेक्टिव है, उसका कोई न कोई तोड़ कहते हैं। माननीय बब्बर जी ने जो इशू उठाया ना जी, वो इतना महत्वपूर्ण है। दिल्ली 4 हिस्सों में है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, बिजनेसमैन और सर्विस क्लास। हम 80 to 90 दिल्ली के अंदर जब प्रदर्शन हमारी सभा होती थी तो बोट क्लब पे हुआ करती थी। उसमें मैक्सिमम जो है, बब्बर जी आपको याद होगा, रामबत जी बैठे हैं, ये उसमें महामंत्री भी होते थे। मैक्सिमम हमारी जो सभा में भीड़ थी वो एम्प्लॉइज की थी। ये 4 मुद्दे जो आज दिल्ली में हैं, 2019 में हमने 7 लाख फार्म भरवाए, जहाँ झुग्गी वही मकान। पर एक ये जो अभी 1000 लोगों को हमने दिया, ये पुराना प्रोजेक्ट है जी। हमारे समय में अभी भी दिल्ली में सर्वे डीडीए ने खूब किए, लेकिन कहीं भी शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शीला दीक्षित ने 2010 में 7 लाख फार्म भरवाए थे 100 रुपए, और 2013 में वो साफ हो गए जी। ये गरीब लोग चाहे बोले या ना बोले, बब्बर जी ने बहुत आज अच्छा मुद्दा उठाया है। इस विषय की तरफ केंद्र को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को हमने पीछे रजिस्ट्री उनकी शुरू की जी, लेकिन कॉलोनी एक भी पास नहीं की, और ये आधी आबादी है जी दिल्ली की। वो तीसरा है व्यापारी वर्ग, और वो है डीडीए से संबंधित, वो भी केंद्र से संबंधित। 2007 के अंदर मैं, सुभाष जी, बब्बर जी, सब लोगों ने बड़ा फाइट किया था जब मास्टर प्लान बन रहा था। जो दिल्ली के लोगों के लिए रेड्डी जब यूडी मिनिस्टर थे तो उनको दबाव देके हमने बहुत कुछ बदलवा किया। डीडीए ने उस टाइम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिल्ली के लिए काफी सहूलतें दी, पर जब हमारी सरकार आई वो सहूलतें वापस ले ली। ये विषय बड़ा गंभीर है। सुभाष जी और मैं अभी पिछले दिनों में भी डीडीए से संपर्क किया था। आज सुबह विजय गोयल जी का फोन आया कि आप एक लोगों की दिल्ली में वो कमेटी बनाओ जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और हम डिमांड रखें।
हाँ जी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी अभी 2 महीने पहले माननीय मंत्री जी से मिले भी थे जी, लेकिन वो उनका जो व्यवहार था, जो बातचीत थी, उससे हम लोग काफी दुखी होकर वापस आए थे। आजकल दिल्ली में रामबत जी, बब्बर जी, मैं, सुभाष जी, तो उससे ताल्लुक, अवजा जी वगैरह सब उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो हमारे माँ बाप पाकिस्तान से आए थे जी, और उनको 100 गज के प्लाट या फ्लैट मिले थे LNDO से जी। आज उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद है, आज उनकी NOC बंद है जी। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं जी। मिल जाती है लेकिन, हाँ जी, NOC मिल जाती है अंडरग्राउंड, वो भी बंद हो गया, अंडरग्राउंड वाली भी बंद हो गई। मेरा आपसे निवेदन है जी, जहां हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये जो बब्बर जी ने दूसरा विषय उठाया था कि बिजली पानी फ्री का जो परसेप्शन बना हुआ है, उसकी काट के लिए हमें कुछ दिल्ली की जनता की झोली में भी कुछ डालना चाहिए। उसके बिना काम, मोदी जी का एक लोगों में आम धारणा जी, वो तो जीत ही जाएंगे जी, लेकिन विधानसभा और कॉरपोरेशन में जो गड़बड़ होती है, वो उसका हमें भी दिल्ली की जनता की झोली में कुछ डालना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है जी। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं सुरेश बिंदल। मैं इसमें जो विषय चल रहा है उसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ, वो है कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का। दिल्ली में हर चौथा फ्लैट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का है, और वो सबसे बड़ा वोट बैंक है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, परंतु वो DDA के अंतर्गत आता है। दुख इस बात का है कि मास्टर प्लान 2021 में जो हमें सुविधा मिली थी वो लागू नहीं हो सकी। अब 2041 का मास्टर प्लान है, वो लागू नहीं हो सका, क्योंकि जब 79-83 के अंदर ये बिल्डिंगें बनी, उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, रीडेवलपमेंट का योजना बन चुकी है, पर पास होने के बावजूद भी DDA कोई काम करने को तैयार नहीं है। DDA के ऊपर हमारा कंट्रोल पार्टी का ज्यादा हो, इस बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली का हर चौथा वोटर किसी न किसी रूप में से DDA से संबंधित है। चार मथराज कॉलोनी की बात कर रहे थे जब भी, या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बिल्डिंग तोड़ के रीडेवलपमेंट बनाना है, उसमें FAR का मसला है, उसमें ग्रीन बिल्डिंग बनाने का मसला है। ये हमने घोषणा की भी है। माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा जी ने अभी IP एक्सटेंशन में, जहां 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां हैं, उनकी एक मीटिंग की थी जिसमें घोषणा की थी कि जल्दी काम हो जाएगा, पर वो 2-2 साल तक वो मास्टर प्लान पास नहीं होता। तो जनता सोचती है कोई काम तो इन्होंने करना है, नहीं करना है, तो वो जो सामने दिखाई देता है उसकी तरफ लोग चले जाते हैं। तो DDA के अंदर जो काम नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ ऐसे बहुत से कार्यकर्ता बैठे हैं जो रामलीलाओं का आयोजन करते हैं। आज DDA के अंदर ग्राउंड बुक करने जाए तो 5-5, 7-7 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं वो सफाई के नाम के, और बाद में हम लोग जाते हैं LG साहब के पास, परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं है उसका। अभी रामलीला महासंघ की मीटिंग भी हमने की थी, उसमें भी ये दिक्कत हुई थी, कैसे करें कि आज 20-20 लाख रुपया खर्च करें बुकिंग पे, सफाई पे, तो देश के अंदर हम कैसे जनता के पास जाएंगे, सहायता करेंगे। तो माननीय राणा साहब बैठे हैं, माननीय महामंत्री जी बैठे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि दिल्ली की जो मूल समस्याएं हैं उनके ऊपर जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं उसमें तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता है और तुरंत रिजल्ट की आवश्यकता है। हम लोग कितना भी कर लें, आज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रोहिणी है, IP एक्सटेंशन है, द्वारका है, ऐसे 12 क्लस्टर हैं जिसमें लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अगर हम वहां पर नहीं डालेंगे, मैं IP एक्सटेंशन में रहता हूँ, हम कभी, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी वहां के विधायक हैं, इस बार नगर निगम के चुनाव में आश्चर्यजनक घटना हुई कि हर पोलिंग बूथ से आप पार्टी को हमारी कल्पना से बहुत अधिक वोट मिल गए। तो लोगों के दिमाग में जो मध्यम वर्गीय है या उच्च मध्यम वर्गीय है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए हमको। ये मेरा निवेदन है कि इस बारे में जरूर गंभीरता से विचार किया जाए।
मैं एक विषय बताना चाहूँगा जी। जैसे हम में से यहाँ जो उपस्थित हैं उनमें से भी बहुत से लोग हैं कि आपातकाल के बारे में कोई भी अभी तक हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसकी कोई स्पष्ट जो है नीति अभी तक नहीं आई है, जबकि उसका लाभ हर बार उठाने की प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बारे में नीति कोई भी स्पष्ट अभी तक नहीं आ पाई है। ये बहुत गंभीर जो है चिंतन का विषय है। पता नहीं किसी ने बात रखी नहीं रखी, और माननीय रामवत जी बैठे हैं। पहले भी माननीय रामलाल जी के सामने विषय आया था, कुछ बातचीत आगे भी बढ़ी, चावला जी भी उस बैठक में थे। ये दिल्ली में कड़वा सच है कि जिन लोगों ने बरसों काम किया, बरसों और संघर्ष किया है, उन लोगों के पास बहुत अनुभव है, अनुभव की पूंजी है, लेकिन सामान्य रूप में मंडलों में, जिलों में यदि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं व्यक्ति और उनकी व्यथा पूछेंगे तो सब बता देंगे आपको वन टू वन, हो सकता है बैठक में ना बताएं। ऐसा महसूस होता है कि उस अनुभव की पूंजी का संगठन जो वर्तमान है वो लाभ लेना ही नहीं चाहता। और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी को कोई पद की आवश्यकता नहीं है कि कोई पदाधिकारी बनाया जाए, चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा एक वातावरण बना हुआ है मंडलों में, जिले में, कि सामान्यता ऐसे अनुभव की पूंजी वाले कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है, भूला जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उनके प्रति एक मतलब ऐसा भाव प्रकट किया जाता है कि जैसे जानते ही ना। और इसके कारण क्या होता है कि एक नैरेटिव सेट होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं सब प्रचारक हैं, विचार के प्रचारक हैं, मूल विचार को फैलाने वाले लोग हैं, और जब ये इनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो स्वाभाविक व्यवहार में वही चीज प्रकट होगी। तो इस बात को कैसे देखना है, मैंने उन्हें माननीय रामलाल जी का नाम लिया, वो बैठक थी, तो काफी लोग हम में से थे उस बैठक में भी, ये विषय आया था, कुछ आगे भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद वो रामलाल जी के जाने के बाद दिल्ली ने उसको मॉनिटर नहीं किया, तो फिर वो बात वहीं की वहीं रह गई। और दिल्ली में इसलिए एक अच्छा वातावरण नहीं बन पा रहा, तो जितना बना नहीं बना। जयपाल आर्या, पूर्व निगम पार्षद। दो बातें अपने कार्यकर्ताओं में निराशा है कि किसी भी काम को करना है जितना सिंसियरिटी से ऊपर के अधिकारी को करना चाहिए नहीं करते वो, तो वो निराश है। इस प्रकार है कार्यकर्ताओं में निराशा इस प्रकार की है कि हमारे कोई काम तो ढंग से हो नहीं रहे, कैसे करेंगे। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता विमुख थोड़े से होने लगे। दूसरा, इस बार नगर निगम में मैंने स्वयं अनुभव किया कि अगर आप पार्षद अपना तय किया है पार्टी ने इसको, तो उसका साथ देने की बजाय उसकी टांग खींचने में लगे, और जिसका परिणाम यह है कि उसको हरवा कर ही दम लिया है उन लोगों ने। तो इस बात के लिए हमें बहुत दुख है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने कार्यकर्ताओं को मिलकर अगर हम काम करते, एक होकर करते, शायद हो सकता है हमारी स्थिति इतनी खराब ना होती जितनी अब हुई है। इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने विरोध किया है उनको अच्छे पद दिए गए, उनको आगे बढ़ाया भी गया है, इसलिए इनकी ओर जरूर ध्यान दिया जाए, ऐसे व्यक्तियों को आगे ना बढ़ाया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। धन्यवाद। आपका स्वागत। मैं प्रोफेसर राजवीर शर्मा हूँ, पूर्व कार्यालय मंत्री हूँ और संघ प्रवेश 1966 का है। मुझे लगता है कि दिल्ली के संगठन को वैचारिक तौर पर भी और एक्टिविटी के स्तर पर भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सक्रिय करने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपसी झगड़े और मनमुटाव हैं हमारे नेतृत्व के बीच, चाहे वो लेजिस्लेटिव लीडर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैं, जब तक हम उनके आचार में, व्यवहार में, सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे,
तो संगठन में एकजुटता नहीं होगी और संगठन समय समय पर बात तो एकता की करते रहेंगे, लेकिन हमारे MP, हमारे MLAs, हमारे काउंसलर्स पैरेलल मंडल चलाते हैं, पैरेलल जिला कार्यकारिणी चलाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो हम एक एकजुटता का परिचय दे सकते हैं वो हम नहीं देते हैं। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरे ये अभी जो बात कही गई कि दिल्ली विविधताओं वाला शहर है, प्रोफेशनली भी डाइवर्स है और सोशली भी डाइवर्स है, इसलिए हम इन डाइवर्सिटीज को कैसे एड्रेस करें इस पर फोकस करने की जरूरत है। उसमें चाहे व्यापारी वर्ग हो, हमारे बहुत सारे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, लेकिन वो प्रकोष्ठ कितना वास्तव में उन वर्गों की चिंता करते हैं, उन वर्गों की समस्याएं पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, नेतृत्व के ध्यान में लाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे विश्वविद्यालय के टीचर्स हों, प्रकोष्ठ हैं, लेकिन उन प्रकोष्ठ की एक्टिविटी वो बढ़नी चाहिए, रिसर्च बढ़ना चाहिए, उनको जोड़ना आवश्यक है। व्यापारी वर्ग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे विश्वविद्यालय के टीचर्स हो, चाहे स्कूल टीचर्स हो। बाहर एक दो लोग तो सीट सुनील और नागपाल जी चलेंगे ना, चलो ठीक है। बाहर गए हैं भाई साहब, सुनील जी और नागपाल जी हैं। इस तरफ तो नहीं चलेगा, देखना क्योंकि मुझे कहते तो सुनील जी से जी। और जी लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी लोग बैठे हुए हैं, इनका भी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हम करें, डे टू डे फंक्शनिंग में करें, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, और अगर ये रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रहेंगे तो इनका लाभ संगठन को नहीं मिलेगा। कभी कभी बातचीत करने से वो चीज आती नहीं। धन्यवाद। इतने लोग बैठे हैं, इनको अगर जोड़ेंगे सारी की सारी, मतलब इन्होंने बुलाई है तो क्रीम है, अपने सर पे जो क्रीम है तो सब कुछ जानते हैं, जड़ से जानते हैं। उन्हीं 20-25-50 लोगों को बुलाया इन्होंने, और उनका लाभ किस तरह लिया जाए। आप बैठे हैं, कुछ आप विचार कीजिए कि कैसे इनको जोड़ के भी इनका लाभ ले सकते हैं। एक आपका जो बिंदु जी विशेष हाउस का टेक्निकल वर्ड क्या बोला आपने, क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। दिल्ली के अंदर हर चौथा फ्लैट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का है, और 90% हमारे विचार के वोटर है वहाँ पर। द्वारका सारी बहुत है, रोहिणी द्वारका तो बहुत बड़ी है सेंटर है। कुल लोग जा रहे हैं। मूलचंद जी चावला जब हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, जब देखते थे, उसके बाद प्रकोष्ठों का काम ही बदल गया। मैं व्यापारिक क्षेत्र में काम करता हूँ, सबको पता है, मैं कपड़े का मर्केटाइज एसोसिएशन का भी प्रधान रहा, परंतु दिक्कत यह है कि हमारा व्यापार प्रकोष्ठ है ही नहीं ना है। इस समय जो मैं कह रहा हूँ, इस समय 31 प्रकोष्ठ चल रहे हैं बिंदल जी, 31। देखो भाई साहब, बात यह आज है, जैसे हम व्यापारिक क्षेत्र में चांदनी चौक में है, जैसे आज बात सुनी जा रही है ना आराम से, गांधीनगर में है, भी नहीं गई कोई व्यापारिक प्रकोष्ठ में बब्बर जी की मेहरबानी जैसे है, आपको ही पता है, मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं है। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम में से काफ़ी लोगों का पहले से ही बहुत अच्छा परिचय और संबंध रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी रहे, और हम लोगों का संबंध तो जब ये दिल्ली में रहते थे तब से बहुत लोगों का है। और ये भी अच्छी बात है कि आज जो अध्यक्ष जी, ये जो आज कार्यकर्ता
बब्बर जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो इसमें थोड़ा पुट इनका निजी भी है, और बाकी इन्होंने ये जो मौका दिया है कि जितने भी पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता दिल्ली में हैं, तो उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, ताकि आपसे हम सबका मिलना हो जाए। तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है आज। तो आपके आने से पहले थोड़ा सुनील बंसल जी ने थोड़ी चर्चा की है, अभी पवन जी के सामने भी थोड़ा सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव या अपनी अपनी जो उनके मन में इस समय कुछ कहने बताने की इच्छा है वो उन्होंने कहा और बताया है। तो आपकी सभी की जानकारी के लिए भी आज का ये कार्यक्रम 2 दृष्टियों से विशेष रूप से रखा गया है। एक तो हम सभी जो भी दिल्ली में पुराने जनसंघ के समय के और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जिम्मेवारियों पर काम करते रहे, ऐसे सभी लोगों को यहाँ बुलाया, और साथ में बब्बर जी ने आपातकाल के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का विमोचन भी आज अध्यक्ष जी के द्वारा हाथों से होगा। तो अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री राम भट्ट जी से कि पुष्प गुच्छ दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। महेंद्र जी, और मैं नंद किशोर गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वो पट्टा पहना करके अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बब्बर जी से निवेदन करूंगा कि वो शाल पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बस कार्यक्रम को और ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश बब्बर जी से कि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वो कार्यक्रम की थोड़ी भूमिका संक्षेप में थोड़ा सबके सामने रख दें। बब्बर जी, आज मैं समझता हूँ हम सब का जिसे कहना चाहिए सौभाग्य है, कोई हमारे अच्छे कर्म है। आज आदरणीय हमारी अगर देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष JP नड्डा, ये इससे बड़ी कोई खुशी की बात हमारे से नहीं हो सकती। मैं तो समझता हूँ कि जिस प्रकार से वो आम कार्यकर्ता से बात करते हैं, उससे पता लगता है कि आज भी उनको पुराना ज़माना याद है, जब वो स्कूटर पे चलते थे, काम खुद करते थे और देख रेख में पोस्टर लगाते थे। ये सारी बातें जो है उनके ध्यान में है, इसलिए वो कार्यकर्ता को बहुत मान्यता देते हैं। हमारे बीच में श्री सुनील बंसल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी आज पधारे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और नए नए हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी हमारे बीच में हैं, ये भी हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बैकग्राउंड में जरूर बताना चाहूँगा। मैं अध्यक्ष जी के पास गया ये कार्य के लिए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा है। हाँ कहिए, क्यों। तो मैं उनको कहा कि हमारे 12 लोग जो हैं सीनियर लोग रामबा जी के यहाँ बैठते हैं महीने के हारी लास्ट सैटरडे को, और हम खूब चर्चा करते हैं वहाँ पर, छोटी बड़ी सब बातें करते हैं और पार्टी के बारे में चिंतन करते हैं और बहुत डिटेल में डिस्कशन भी करते हैं। तो हमारी इच्छा है कि अगर आप एक समय दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं हैरान हो गया, उन्होंने अभी बात मैं पूरी कही, ठीक है बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तो उनको याद करवाया और आप कार्यकर्ता को भी याद कराना। एक ऐसी बात होगी कि अध्यक्ष जी ने हमें बुलाया सीनियर कार्यकर्ता, हम स्वागत करें नहीं, उन्होंने हमारा स्वागत किया। एक ऐसी घटना है
जो मेरे दिल को छू गई कि हमारे ऐसे अध्यक्ष हैं कि जो कार्यकर्ता का इतना सम्मान करते हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं और अपने कार्यालय में बना के स्वागत किया, तो वो कम से कम मैं जिंदगी भर ये बात बोल नहीं सकता। और मैंने ये और देखा, जब समय 5 मिनट, ठीक है ना, मैंने देखा कि जब आप प्रचार में जाते हैं, मुझे लगता है कि वो प्रचार में इस तरीके से जाते हैं, एक एक बात माइनॉरिटी जाके इलेक्शन में करनी, और उस वक्त शायद ये भूल जाते हैं। मैंने देखा उस वक्त खासतौर पे बंगाल में जब इनको घेर लिया गया, मैंने इनका चेहरा पढ़ा, देखा कोई असर ही नहीं है, मतलब जान की परवाह किए बिना छोटी मोटी घटना होती रही। बंगाल की तो बहुत बड़ी घटना थी और उन्होंने किसी दिक्कत महसूस किए बिना अपना काम चालू रखा और प्रभु कृपा से और उनके आशीर्वाद से हमारे रिजल्ट भी अच्छे आए। इसके बाद मुझे एक बात लगातार याद आती है, जब हम संघ में जाते थे, जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी, तो वहाँ मार पड़ती थी, लोग शाखा नहीं लगाने देते थे। और जब हम यहाँ आ गए दिल्ली में, तो वहाँ भी बहुत दिक्कत होती थी। कभी कोई पार्क का ले आते थे कि तो कॉर्पोरेशन के इसका टैक्स दे दो, फलाना कर दो, बहुत दिक्कत होती थी। मैं बचपन से ये सोचता था कभी ऐसा समय हमारा आएगा कि जब हमारी विचारधारा की सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ इस वक्त कि आज न सिर्फ हमारी सरकार आई, उसके साथ मेजॉरिटी में आई, और कितने मेरा 20-25 साल के बाद एक पार्टी का राज्य हुआ, जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा उपराष्ट्रपति और सारे कैबिनेट, हमारे मिनिस्टर सारे, और सारा जो है इस तरीके की स्थिति हमारी बनी। तो मैं समझता ये बहुत खुशी की बात है। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये जो बुक मैंने लिखी, मैंने एक बुक पहले लिखी थी जो डायरी के रूप में थी, उसको मैंने पुस्तक के रूप में सब जगह भेजा था। तो जब बुक ये मैंने लिखी थी, ये 300 पेज के, मुझे याद है जब हम गए थे वहाँ पर जेल में, 19 महीने लगता था, आज लगता है 19, तब तो पता ही नहीं था, तब तो लगता है थैला रिहाई होगी, कभी रिहाई होगी नहीं। थैला रिहाई बहुत मशहूर थी वहाँ पर कि कभी हम बाहर ही नहीं निकलेंगे। खैर अंदर ये हालत थी कि एक रोटी अगर दे दी तो अगर उसमें एक दाना दाल का नहीं होता था, हाथ में दे देते थे। और ऐसी स्थिति में वहाँ भी मार खाई, भूख निकालेगी। फिर जाके 2 अक्टूबर को थोड़ा सा सेटअप ऐसा बना कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ उन्होंने विचार आया और हमारे बारे में सोचा। तो उसी के ऊपर कुछ मैंने जो डायरी लिखी, एक एक दिन में क्या मैं करता था उसके लिखा, और इसमें भी उसी तरीके से मैंने लिखा। लेकिन मुझे ये लगता था ये जो समय मिला मुझे, ये मैंने झुंगे में ले लिया। बात तो मैंने जब करी इनसे शुरू, तो मैंने कहा जी हम 12 लोग जो बैठते हैं रामबा जी के घर स्कूल में, तो ऐसे ऐसे चर्चा करते हैं, तो इनको वो बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा, मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना की कि थोड़ा सा और मुझे समय देंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कि हाँ, मैं हैरान था और इतने महान नेता किस प्रकार से बात कर रहे, मतलब इक्वल लेवल पे बात कर रहे। तो कहने के बताओ, कहने की मेरी ऐसे ऐसे बुक है, इसके लिए भी आप थोड़ा समय निकालें। खुशी खुशी से इन्होंने समय दे दिया और आज हम सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनमें बात करने का अवसर मुझे मिल रहा है, अध्यक्ष जी के सामने बोलने का वक्त मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ, सारी जिंदगी में इनका आभारी रहूँगा। जिस प्रकार से इन्होंने अटेंड किया, जिस प्रकार से काम किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी एक आदत है, मैं चिट्ठी वगैरह लिखता रहता हूँ। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु ब्रह्म संगति कर्म।
मैं ये नहीं सोचता मेरे को किसी ने जवाब दिया है रिप्लाई है, पर मैं लिखता ही रहता हूँ, जो मेरे मन में आता मैं लिखता हूँ। तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लिखता रहा। आज मैं जब आ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई, पीएमओ हाउस से मुझे टेलीफोन आया कि सोमवार को वाले वीक में हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमारे पास आना। मैंने सोचा यार मेरे जैसा दिन बनकर इतने बड़े महान नेता को मिल रहा है, और आज प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन आ गया कि आप मिलने आना, हम टाइम देंगे आपके उनको पीएमओ आपसे आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी डेमोक्रेसी का सेटअप मेरे लिए तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मोदी जी ने मुझे उस वक्त टेलीफोन किया कोरोना काल में, तो हालचाल पूछा। कहने लगे आपके पास जिम्मेवारी क्या है? मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय संघ का मैं कार्य करता हूँ, लगातार काम करता रहता हूँ। उम्र मेरी इस वक्त 89 है, और एक सेकंड में काम छोड़ता नहीं। 300 मैंने NGO बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी NGO के, मैं काम करता रहता हूँ और इसके बारे में सोचता है। तो मैंने कहा जी, तो मुझे कहने लगे, और लंबी बात है, मुझे कहने लगे मैं भी तो उसी विचारधारा से है। तो मैं ये सुन के गलती चला गया, इतनी बड़ी हस्ती जो है मुझे ये कह रही है कि मैं भी तो उसी विचारधारा से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझ दिया मौला जी। और मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम है, एक और प्रार्थना आज मैं ले लेता मौका कि ऐसे कार्यक्रम मैं ये चाहता हूँ कुछ और कार्यकर्ता रह गए हैं, उनके लिए भी अगर हमें कार्यकर्ता देंगे, क्या कार्य काम देंगे, समय देंगे, तो हम हमारे रामबाजी के अध्यक्षा में जो पार्टी बैठते हैं तो हमेशा आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, ताली बजाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।